आज जो हम बात करेंगे हमारे पास है भैया चैप्टर नंबर फर्स्ट, और चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम देख लेते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टैक्स। आपसे वो पूछ रहे हैं कि भैया टैक्स की मीनिंग है क्या। तो एक आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल है 36628, याद रखना, आर्टिकल 36628 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर भैया टैक्सेशन को डिफाइन करा गया है। किस तरीके से डिफाइन करा गया है तो उस डेफिनेशन को थोड़ी सी याद करने की कोशिश करनी है। लिखा हुआ है टैक्सेशन इंक्लूड्स द इम्पोजिशन ऑफ एनी टैक्स। टैक्सेशन इंक्लूड्स द इम्पोजिशन ऑफ एनी टैक्स और imposed whether general or local or special and tax shall be constructed accordingly। ये हमारे पास टैक्सेशन की डेफिनेशन है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 36628 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक बार फिर से डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। टैक्सेशन इंक्लूड्स द इम्पोजिशन ऑफ एनी टैक्स और इम्पोज्ड वेदर जनरल और लोकल और स्पेशल, जर्नल लोकल और स्पेशल, एंड टैक्स शैल बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंगली। ठीक है, अगर कोई पूछे भैया टैक्सेस है क्या, तो मैं इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूँ कि भैया टैक्स है भैया कॉस्ट ऑफ द लिविंग इन अ सोसाइटी। अगर आप किसी सोसाइटी पर आप रह रहे हैं तो उसकी जो आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी वही क्या है भैया टैक्सेस है। ठीक है, आगे जो हम बात करते हैं कि भैया टैक्सेस लगाता कौन है, तो टैक्सेस लेविड बाय किसके द्वारा लगाई जाती है भैया? गवर्नमेंट के द्वारा। और वो क्यों लगाते हैं? टैक्सेस क्यों लगा रही है सरकार? टैक्सेस इसलिए लगा रही है टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी, टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टैक्सेस कितने टाइप्स के हैं। तो हमारे पास टैक्सेस दो तरीके के हैं। एक हो जाएगा भैया डायरेक्ट टैक्स, दूसरा कौन सा हो जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है? तो डायरेक्ट टैक्स में हमारे पास इनकम और वेल्थ, अभी वेल्थ टैक्स तो देखो है नहीं, तो सिंपल आप इनकम टैक्स समझ लीजिए। ठीक है, कोई आपसे पूछे भैया डायरेक्ट टैक्स क्या है, तो आप डायरेक्ट टैक्स को सीधा आप इनकम टैक्स से लिंक करके समझ सकते हैं। इसमें क्या है? द बर्डन ऑफ अ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। यहाँ पर क्या है कि जो टैक्स का बर्डन है हम उसको शिफ्ट नहीं करते हैं, कैन नॉट बी शिफ्टेड। एग्जाम्पल इसका क्या है? इनकम टैक्स है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, दूसरा हो जाएगा हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पर ये देखो ध्यान से इस चीज़ को समझना कि जो डायरेक्ट टैक्स वो किस में लग रहा है, वो इनकम या फिर किसी पर्सन की वेल्थ पर लगता है। ठीक है, किस पे लग रहा है? कोई पर्सन कितनी इनकम कमा रहा है उसको उसी के ही बेसिस पर क्या करना पड़ेगा? इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। और सेम इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है प्राइजेस ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज में। गुड्स और सर्विसेज के प्राइजेस पर जो टैक्स लग रहा है, ध्यान से समझना, गुड्स और सर्विसेज के जो प्राइजेस पर जो टैक्स लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स वो बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जैसे कि भैया जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द पर्सन पेइंग द टैक्स पासेस ऑन द इंसिडेंस ऑफ टैक्स टू अनदर पर्सन। जैसे कि हमने यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स में कहा था कि भैया जो बर्डन ऑफ टैक्स है वो हम वहाँ पर शिफ्ट नहीं होता है, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ भैया इनडायरेक्ट टैक्स की, जैसे कि भैया जीएसटी या फिर कस्टम ड्यूटी, तो वहाँ पर जो भी पर्सन क्या करेगा? पे टैक्स करेगा। किसको भैया? गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। वो टैक्स का जो इंसिडेंट है उसको दूसरे पर्सन पर शिफ्ट करता है। ठीक है, अब मैं अगर टाइप्स ऑफ टैक्सेस के बारे में बात करूं तो मैंने कहा भैया हमारे पास कितने टाइप के हो गए? एक हो गया डायरेक्ट टैक्स और एक हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हम किस किस के बारे में बात करेंगे? इनकम टैक्स को हम समझेंगे, और टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड असेट्स। ध्यान से समझना, डायरेक्ट टैक्स में हमें किस किस के बारे में हमें मेनली बात करनी है। हम सबसे ज़्यादा जो बात करने वाले हैं वो इनकम टैक्स के बारे में बात करेंगे, और जो दूसरा है वो हो जाएगा टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड असेट्स। दूसरी ओर मैं अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात करूँ तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और कस्टम ड्यूटी। आगे जो हम बात करें वाई आर द टैक्स लेविड, कि भैया टैक्स क्यों लगाया जाता है, टैक्स क्यों लगाया जाता है, तो हमने कहा कि भैया ये क्या गवर्नमेंट का बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। ध्यान से इस चीज़ को समझना कि सरकार टैक्स को क्यों लगा रही है, तो मैंने कहा भैया गवर्नमेंट के लिए क्या है? बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। गवर्नमेंट के लिए क्या है भैया? ये क्या है? बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। ध्यान से इस चीज़ को समझो कि सरकार टैक्स क्यों लगा रही है, वाई आर द टैक्स लेविड। तो हमने कहा कि भैया ये क्या है? गवर्नमेंट के लिए क्या है भैया? बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। क्या? टैक्सेस। ठीक है, उसके बाद वो इस रेवेन्यू का क्या करने वाले हैं? तो वो उस रेवेन्यू का इस्तेमाल करेंगे, यूटिलाइज फॉर द मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो कहाँ से करेगी गवर्नमेंट? जब गवर्नमेंट के पास भैया रेवेन्यू रहेगा, और रेवेन्यू का एक बेसिक सोर्स क्या है? आपके पास टैक्सेस है, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्सेस लगाती है। ठीक है, जैसे कि भैया डिफेंस में सरकार खर्चा करती है, एजुकेशन पर करती है, हेल्थ केयर पर करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के बारे में बात कर लूँ, रोड्स, डैम्स वगैरह, इन सब में जो सरकार के द्वारा खर्चा होता है तो तभी वो पॉसिबल है जब सरकार के पास क्या होगा? रेवेन्यू होगा, जिसका एक जो बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो क्या है भैया? टैक्सेस है। ठीक है, आगे अब हम बोलते हैं भैया पावर किसके पास है? टैक्स लगाने की पावर किसके पास है? पावर टू लेवी टैक्सेस, किसके पास है पावर है कि टैक्स लगाने की? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ध्यान से समझना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जब आप आर्टिकल 265 देखते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनना,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जब आप आर्टिकल 265 देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी बाय लॉ। ध्यान से समझो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जब आप आर्टिकल 265 को आप पढ़ते हो तो वहाँ पे लिखा हुआ नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो इसका मतलब है कि भैया कानून जो लॉ बनता है और सरकार क्या करेगी भैया, टैक्स लगाएगी। ठीक है, ये कहाँ पर दिया हुआ है भैया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पावर टू लेवी एंड कलेक्टेड टैक्स। ध्यान से समझना, टैक्स लगाना और टैक्स को कलेक्ट करने की जो पावर है वो किसके पास है भैया, वो गवर्नमेंट के पास है। चाहे वो किसी भी तरीके का टैक्स हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो। ये जो पावर टू लेवी और कलेक्टेड टैक्स है किसके पास है भैया, गवर्नमेंट के पास है। आर्टिकल याद रख लेना, आर्टिकल 265 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है वो क्या बोलता है कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, गवर्नमेंट में चाहे फिर वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। ध्यान से इस चीज़ को समझना है कि चाहे वो गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। सेंट्रल पर आपको पार्लियामेंट पता है और स्टेट पे आपको स्टेट लेजिस्लेचर पर पता है। तो दोनों ही तरीके की जो गवर्नमेंट है उनके पास भैया पावर है किस चीज़ की, टैक्स को लगाने की, लेवी एंड कलेक्टेड टैक्स को, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। ठीक है, आप 7 शेड्यूल भी देख सकते हैं। आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 7 शेड्यूल में आप देख सकते हो तो आपको वहाँ पे 3 लिस्ट दिखने वाली हैं। 7 शेड्यूल टू द आर्टिकल 246 पर आप 3 तरीके की लिस्ट दिखेगी। कितनी लिस्ट दिखनी है, 3 लिस्ट दिखनी है। एक यूनियन, एक स्टेट और दूसरी कौन सी है, कंकरेंट लिस्ट है। ध्यान से समझा, एक यूनियन लिस्ट है, एक कौन सी है, स्टेट की लिस्ट है और दूसरी कौन सी, कंकरेंट लिस्ट है। तो भैया यूनियन लिस्ट में क्या है, पार्लियामेंट लॉ बनाती है। ध्यान से समझना कि यूनियन लिस्ट में जितनी बातें लिखी है वहाँ पे लॉ बनाने का काम किसका है भैया, पार्लियामेंट का है। स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर का है। और फिर आपके पास कॉन्करेंट लिस्ट आएगी जहाँ पे बोथ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना सकते हैं। आगे मैं बात करूँ कि इनकम टैक्स के बारे में जब मैंने बात कही तो ये एक तरीके का क्या है भैया, डायरेक्ट टैक्स है। आपको ये चीज़ पता चल चुकी है। इनकम टैक्स एक तरीके का क्या है भैया, डायरेक्ट टैक्स है। एंट्री 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट। ध्यान से समझो, मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करा था 7 शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 में मैंने कहा 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट और कॉनकरेंट। अब मैं बात कर रहा हूं जो एंट्री नंबर 82 कहां पर, यूनियन लिस्ट में। ध्यान से समझना, एंट्री नंबर 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट, वहां पर किसके बारे में बात हो रखी है, इनकम टैक्स जो कि एक डायरेक्ट टैक्स है उसके बारे में बात हो रखी है। कहां पर, एंट्री नंबर 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट। ठीक है, दैट इज द लिस्ट 1 ऑफ द 7 शेड्यूल। जो यूनियन लिस्ट है वो कौन सी है भैया, वो लिस्ट 1 है। लिस्ट 1 को किसकी, 7 शेड्यूल की लिस्ट 1 है। आर्टिकल कौन सा है, 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब यहाँ पे भैया कौन कानून बनाने वाला है, पार्लियामेंट कानून बनाने वाला है। ठीक है, टू मेक्स लॉज ऑन अ टैक्सेस ऑफ इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखो यार, इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि मैंने क्या बात कहा यहाँ पर, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। ध्यान से समझना इस चीज़ को। यहाँ पर क्या कहा गया कि भैया पार्लियामेंट क्या है भैया, कानून बनाएगी टू मेक्स लॉज ऑन टैक्सेस ऑन इनकम पर कानून बनाएगी कि किसको छोड़कर, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर। आगे हम बात करते हैं भैया 1.4 पर। तो 1.4 पर हम बात करें ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स लॉज इन इंडिया। अगर आपको इनकम टैक्स लॉ को समझना है कहाँ पर, भारत में, तो आपको क्या क्या चीज़ें समझ में, मतलब आपको किस किस चीज़ की समझ होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं भैया कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स की, जहां पर 1 2 3 4 5 चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। साथ में एनुअल फाइनेंस एक्ट, एनुअल वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि हर एक साल आता है। ठीक है, एनुअल फाइनेंस एक्ट के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। इनकम टैक्स के रूल्स के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। सर्कुलर्स नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए और लीगल डिसीजंस ऑफ अ कोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सब कंपोनेंट है के भैया इनकम टैक्स के, अपने दिमाग में इसको सेट कर लीजिए। इनकम टैक्स एक्ट हो गया, एनुअल फाइनेंस एक्ट हो गया, इनकम टैक्स रूल्स हो गए, सर्कुलर नोटिफिकेशन हो गए और लीगल डिसीजंस ऑफ कोर्ट हो गए। ठीक है, तो एक एक करके इन सबको हम देखते हैं। सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं आपके साथ है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में मैं बात करूंगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961, बार बार इस चीज़ को बोलेंगे तो दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएंगी और एक साथ ही इसको बोलना है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसमें इसके बारे में क्या क्या बातें हैं, तो इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। आपको भैया पूरे भारत पर ये दिखने वाला है। इनकम टैक्स इंडिया 1961 कहाँ पर लगने वाला है, पूरे ही भारत पर, द होल ऑफ इंडिया। ये भैया केम इनटू फोर्स कब हुआ, तो डेट याद रखना 1 अप्रैल 1962। ध्यान समझो, एक्ट कब का है 61 का और केम इनटू फोर्स कब हो रहा है 1 अप्रैल 1962, लगभग 1 साल बाद। उसके बाद हम बात करें कि भैया यहाँ पर क्या क्या है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर सेक्शंस मिलेंगे। कितने सेक्शन, 1 to 298 आपको यहाँ पर सेक्शन देखने को मिलेंगे। और सेक्शन कितने हैं और शेड्यूल कितने हैं, 1 to 14। ध्यान से इस चीज़ को समझना है। 3 बातें अभी फिलहाल स्टार्टिंग के लिए आपको इनकम टैक्स 1961 में समझनी है कि पहली वाली चीज़ क्या है कि भैया पूरे भारत पर लगने वाला है, एक्सटेंड द होल ऑफ इंडिया। दूसरी बात है
केम इनटू फोर्स कब हो रहा है? 1 अप्रैल 1962। और यहाँ पे सेक्शंस कितने हैं? तो 1 to 298 और यहाँ पर जो शेड्यूल है वो 1 से लेके 1 to 14 यहाँ पे आपको शेड्यूल मिलने वाले हैं। किसमें? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि अगर आपको कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स को देखना है तो वहाँ पे 5 चीज़ें थी: इनकम टैक्स एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन और लीगल डिसीजंस। जहाँ पर हमने स्टार्ट करा आपके साथ इनकम टैक्स एक्ट 1961। यहाँ पे मैंने बात करी कि इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। उसके बाद करी इट केम इनटू फोर्स ऑन द 1 अप्रैल 1962। केम इनटू फोर्स कब है भैया? 1 अप्रैल 1962। और कोई आपसे अगर पूछ ले कि भैया इसमें सेक्शंस कितने हैं, तो आप बोलोगे 1 to 298 इसमें सेक्शन है। शेड्यूल कितने हैं? 1 to 14। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ भैया सेक्शंस की, ध्यान से समझना। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी भैया? सेक्शंस की। इनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो सेक्शंस में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? आपको सेक्शंस में देखने को मिलेंगे भैया सब सेक्शन, क्लॉजेज और सब क्लॉजेज। ध्यान से इस चीज को समझो। सेक्शंस में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है? आपको सब सेक्शंस समझना पड़ेगा, क्लॉजेज समझने पड़ेंगे और आपको सब क्लॉजेज आपको समझने पड़ेंगे। क्या लिखा हुआ? जो ईच पार्ट ऑफ दिस सेक्शन इंडिपेंडेंट। अगर भैया हर एक पार्ट, मैंने कहा कि कोई एक सेक्शन है उसमें अलग अलग पार्ट है और सारे के सारे पार्ट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट कोई बात कर रहे हैं। ध्यान से समझना, मैंने कहा कि हर एक पार्ट इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, तो इसका मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो होंगे भैया क्लॉजेस। ध्यान से समझो, अगर मैंने कहा कि भैया कोई आपके पास कोई सेक्शन है और मैं सेक्शन के जितने भी पार्ट है वो एक दूसरे से क्या है भैया? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम क्लॉजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब वो सब क्या है? उस सेक्शन के क्लॉजेस हैं। अच्छा, आगे अगर ईच पार्टीज अगर एक दूसरे से रिलेटेड है, ध्यान से समझना कि भैया 1 2 3 4 5 पार्ट है और ये पांचों के पांचों पार्ट एक दूसरे से अगर रिलेटेड हैं तो इसको हम बोलेंगे भैया सब सेक्शन। जब आप पांचों के पांचों पार्ट को एक साथ पढ़ोगे तो आपको पूरे सेक्शन में क्या बात करी गई है उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो सबसे मेन डिफरेंस आपको क्लॉजेज और सबसेक्शन के बारे में थोड़ी बहुत डिफरेंस आपको पता चला होगा कि क्लॉजेज को आपको समझने के लिए दिमाग में क्या आना चाहिए? इंडिपेंडेंट। और अगर मैं सबसेक्शन के बारे में बात करूं तो सबसेक्शन में मैंने कहा ईच पार्ट इज रिलेटेड टू ईच अदर पार्ट। इसको मैं क्या बोल रहा हूं भैया? सबसेक्शन से समझ रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप इस चीज को समझो। हमने कहा एक हमारे पास सेक्शन है, सेक्शन नंबर 2। मैंने कहा कि भैया क्लॉज ऑफ सेक्शन नंबर 2 में क्या बात है? उसमें लिखा हुआ मीनिंग ऑफ टर्म्स यूज्ड इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हमारे यहाँ पे जो टर्म्स के बारे में उनकी मीनिंग क्या है वो वहां पर बात करी गई है। किसमें? सेक्शन नंबर 2 में। ठीक है, कौन से एक्ट का? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। ध्यान से समझना, क्लॉजेज ऑफ सेक्शन 2 तो आप किस तरीके से समझेंगे? एक क्लॉज है क्लॉज 1A और एक क्लॉज है 1B। तो क्लॉज 1A में हमने डिफाइन करा एग्रीकल्चर इनकम को, ध्यान से समझो, और क्लॉज B में हमने डिफाइन करा अमलगमेशन को। अब आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही होगी कि जो ईच पार्ट ऑफ द सेक्शन है वो क्या है? इंडिपेंडेंट अगर बात कर रहे हैं तो भैया वो क्या है? क्लॉजेज है। जैसे कि हमारे यहाँ पर सेक्शन 2 में जब मैंने यहाँ पर बात करी, सेक्शन 2 का जो क्लॉज 1A है वो किस बारे में बात करता है? वो बात करता है एग्रीकल्चर इनकम पर। और जो 1B है वो किस बारे में बात करता है? वो बात करता है अमलगमेशन पर। तो मेरे हिसाब से अब आपको थोड़ी बहुत क्लॉजेस के बारे में बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। ईच वन ऑफ दैम इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्लॉज ऑफ द सेम सेक्शन। देखो सेक्शन तो सेम है, सेक्शन तो भैया सेक्शन 2 ही है, लेकिन क्लॉज 1A और 1B अलग अलग बातें कर रहे हैं। ये एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन कर रहा है और दूसरी और जो 1B है वो अमलगमेशन को डिफाइन कर रहा है। इसका मतलब जैसे ही आपके दिमाग में अभी कभी भी फ्यूचर में अगर क्लॉजेज आए तो आपको इंडिपेंडेंट वर्ड समझ में आना चाहिए। इसी तरीके से एक और हम बात करते हैं, जब मैं अगर सेक्शन 10 के बारे में बात करूं तो सेक्शन 10 हमें एग्जम्पशंस के बारे में बात करता है। अगर मैं उसके क्लॉज 1 और क्लॉज 2 के बारे में बात करूं तो जो क्लॉज 1 है वो बात करता है एग्रीकल्चर इनकम पे मिलने वाले एग्जम्पशंस के बारे में। ध्यान से इस चीज को समझना। तो जो क्लॉज 1 है वो किसके बारे में बात कर रहा है? एग्जम्पशंस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। अगर आपको एग्रीकल्चर इनकम हो रही है उसमें आपको किस किस तरीके के एग्जम्पशंस मिलेंगे उसके बारे में बात हो रही है। किसमें भैया? क्लॉज 1 में। और अगर मैं क्लॉज 2 के बारे में बात करूं तो वहां पर हो रही है एग्जम्पशन ऑफ शेयर इनकम ऑफ अ मेंबर ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर कोई मेंबर है भैया कहाँ का? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कोई अगर मेंबर है, भैया मेंबर है कहाँ का? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कोई मेंबर है, उसको जो शेयर्स में मिलने वाली इनकम है उसमें उसको कितना एग्जेम्पशंस मिलेगा। तो ये क्लॉज 2 पर बात है। अब थोड़ी बहुत चीजें मेरे हिसाब से समझ में आ रही होगी कि भैया सेक्शन तो एक ही है, सेक्शन तो 10 ही है, लेकिन उसका क्लॉज 1 और क्लॉज 2 अलग अलग बातें करते हैं। तो आप ईच वन ऑफ देम इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्लॉज ऑफ द सेम सेक्शन। आगे इसी सेम तरीके से अब आगे यहां पर देखना, एक है भैया सेक्शन 5। सेक्शन 5 ध्यान से समझो। सेक्शन 5 किसके बारे में बात कर रहा है? द स्कोप ऑफ टोटल इनकम के बारे में बात कर रहा है। तो जो सेक्शन नंबर 5 वो किसके बारे में बात कर रहा है? द स्कोप ऑफ टोटल इनकम के बारे में बात कर रहा है। इसके भैया एक है भैया सबसेक्शन 1 और एक है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 आपके पास रेजिडेंट के बारे में बात कर रहा है, सबसेक्शन 2 आपके पास नॉन रेजिडेंट के बारे में बात कर रहा है। जब आप इन दोनों को कलेक्टिवली पढ़ोगे तब आप सेक्शन 5 को अच्छी ढंग से समझ पाओगे। इसका कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? ईच सबसेक्शन इज रिलेटेड विद ईच अदर। इसका मतलब सेक्शन सबसेक्शन 1 और
सबसेक्शन 2 आपस में रिलेटेड हैं, सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 आपस में रिलेटेड हैं। समझ में आ रहा? दोनों ही जो सबसेक्शन है वो क्या है भैया, आपस में रिलेटेड है विद द other in the sense that only when one reads them all one gets the complete idea related with the scope of total income। अगर आपको टोटल इनकम का पूरा आइडिया चाहिए तो आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों को ही साथ में पढ़ना पड़ेगा। आपको रेजिडेंट की इनकम के बारे में भी समझना पड़ेगा और नॉन रेजिडेंट की इनकम के बारे में भी समझना पड़ेगा। जब आप इन दोनों सेक्शन को साथ में पढ़ते हैं तब आपको सेक्शन 5 पूरा अच्छी ढंग से समझ में आएगा। ठीक है जी, चलिए आगे। सेक्शंस में और भी चीजें होती हैं। सेक्शंस में आपको प्रोविजो देखने को मिलेंगे और एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेंगे। सेक्शंस में क्या होता है भैया, सेक्शंस में भैया होते हैं क्या भैया, प्रोविजियोज और एक्सप्लेनेशन। तो प्रोविजोज में क्या होता है, एक्सेप्शंस होते हैं और कंडीशंस होती है। ध्यान से समझना कि प्रोविजोज में क्या है भैया, एक्सेप्शंस हैं और क्या है, कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि दैट इज द प्रोविजो स्पेल्स आउट द केसेस वेयर द प्रोविजंस कंटेंट वुड नॉट अप्लाई। अगर भैया जो भी हमारे यहाँ पे उस सेक्शन में पर्टिकुलर चीजें लिखी हुई हैं, पर्टिकुलर जो भी प्रोविजंस लिखे हुए हैं वो नॉट अप्लाई, क्या बोला, वो अप्लाई नहीं होंगे। कब की बात हम कर रहे हैं, अगर भैया कोई प्रोविजो है वहां पर, क्योंकि मैंने कहा प्रोविजो मतलब में क्या है, एक्सेप्शंस हैं या फिर भैया कंडीशंस हैं। समझ में आ गई बात। हमने कहा कि द प्रोविजोस स्पेल आउट द केसेस वेयर द प्रोविजंस कंटेंट वुड नॉट अप्लाई। उस प्रोविजन के ऐसे केसेस के बारे में बात हो रही है कि जहां पर भैया प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे, या फिर और वेयर द प्रोविजंस वुड अप्लाई विद अ सर्टेन मॉडिफिकेशन, या फिर जो प्रोविजन इस्तेमाल होंगे वो कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ इस्तेमाल होंगे। तो ये है भैया आपके बारे में, किसके बारे में, प्रोविजोस के बारे में। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर देखते हैं, एग्जाम्पल हम यहाँ पे समझना, जैसे सेक्शन 80 GGB और सेक्शन 18 GGC। ध्यान से इस चीज को समझो। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। मैंने कहा सेक्शन 80 GGB और 80 GGC में क्या है, ये भैया डिडक्शंस फ्रॉम GTI, ग्रॉस टोटल इनकम से मिलने वाले डिडक्शंस के बारे में बात हो रही है। किसके, ग्रॉस टोटल इनकम के जो भी डिडक्शंस है उनके मिलने के बारे में बात हो रही है। कौन से सेक्शन है, सेक्शन 18 GGB और 18 GGC। ये क्या बात बोलते हैं, ये बोलते हैं अगर कोई भी कंपनी या कोई अदर पर्सन, ध्यान से समझना कि कोई भी कंपनी या फिर कोई अदर पर्सन अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट में कुछ अगर अपना डोनेशन दे, तो ध्यान से समझना, या कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करे। ध्यान से समझो क्या बात कही गई है कि 18 GGB और 18 GGC में क्या बात करी गई है, था डिडक्शंस फ्रॉम GTI में। ये क्या बात बोलते हैं कि अगर कोई कंपनी या कोई दूसरे पर्सन किसी पॉलिटिकल पार्टी या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट में अगर कोई कंट्रीब्यूशन करे या कोई डोनेशन दे तो क्या होगा। तो प्रोविजो इसका क्या बोलता है, प्रोविजो ध्यान से समझना। तो सेक्शन 18 GGB एंड 18 GGC का क्या प्रोविजन है कि नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर दो सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय कैश टू द पॉलिटिकल पार्टी और एन इलेक्टोरल ट्रस्ट। यहाँ पर भैया एक प्रोविजो लग चुका है। प्रोविजो किसका, प्रोविजो जो सेक्शन 18 GGB का है, 18 GGC का है, वो ये वाली बात कह रहा है कि भैया अगर आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ भी कंट्रीब्यूट करा, कोई भी सम कंट्रीब्यूट करा, किस में भैया, कैश में, तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। ध्यान से समझना, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर दो सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय कैश। कैश के द्वारा अगर आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट में अगर कुछ भी कंट्रीब्यूट किया तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये क्या है भैया, प्रोविजो है। तो सर्कमस्टांसेस व्हेन डिडक्शन वुड नॉट बी अवेलेबल, आपको नहीं मिलने वाला है, ये क्या है भैया, ये है प्रोविजो। क्या है भैया, प्रोविजो। कौन से सेक्शन का, सेक्शन 18 GGB का और सेक्शन 18 GGC का। चलिए आगे जो हम बात करने वाले हैं वो कुछ एक्सप्लेनेशन को हम समझते हैं। 18 GGB और 18 GGC में क्या है, जैसे कि यहाँ पर कहा भैया पॉलिटिकल पार्टी है। कौन सा भैया, पॉलिटिकल पार्टी। अब ध्यान से इस चीज़ को समझो। अच्छा, एक्सप्लेनेशन को अब यहाँ पर समझ लो। एक्सप्लेनेशन क्या चीज़ थी, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में क्या बात करे गई है कि क्लेरिफिकेशन रिलेटिंग टू द प्रोविजंस कंटेन इन द रिस्पेक्टिव सेक्शन, सबसेक्शन और क्लॉज। क्लैरिफिकेशन दी जा रही है। एक्सप्लेनेशन में हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन में भैया हम क्लैरिफिकेशन देते हैं। किस का क्लैरिफिकेशन, रिलेटिंग टू द प्रोविजन कंटेन, कि भैया उस पर्टिकुलर प्रोविजन में क्या बातें लिखी गई है, उसका क्लैरिफिकेशन। मतलब उस पर्टिकुलर सेक्शन में या उसके सबसेक्शन या क्लॉज के प्रोविजन में कौन सी बातें लिखी गई है, उसका क्लैरिफिकेशन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, एक्सप्लेनेशन में। समझ में आ गई बात। एग्जाम्पल को आप यहाँ पे इस तरीके से समझते हैं कि मैं एक्सप्लेनेशन को आपको समझा रहा हूँ कि इसमें 18 GGB और 18 GGC में वहाँ पे भैया पॉलिटिकल पार्टी को डिफाइन करा गया है। कहाँ पर, सेक्शन 29A ऑफ द RP एक्ट, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, कि भैया पॉलिटिकल पार्टी कौन होगी। वहाँ पे लिखा हुआ कि भैया पॉलिटिकल पार्टी वो होगी जो भैया रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। तो ये सब बातें आपको कहाँ पर लिखी हुई दिखेंगी, एक्सप्लेनेशन में इसको समझाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट
में क्या होता है कि टाइम टू टाइम पर चेंजेस होते रहते हैं, और इसको ना पूरा पढ़ो साथ में ताकि दिमाग में बैठ भी जाए। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में क्या रहेगा भैया, टाइम टू टाइम पर क्या होते रहेंगे, चेंजेस होते रहेंगे, कुछ एडिशन होंगे या फिर कुछ क्या होंगे, सब्सटीट्यूशन होने वाले हैं। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में टाइम टाइम पर क्या होंगे भैया, कुछ चेंजेस होंगे या तो कुछ एडिशन होंगे या फिर कुछ क्या होंगे भैया, सब्सटीट्यूशन होने वाले हैं। और एक ऐसे होते हैं जो एनुअल फाइनेंस एक्ट जो पास किया जाता है किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। जब एनुअल फाइनेंस एक्ट है जो हर एक साल पास होगा किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, तो वहां पे कुछ एडिशन भी हो सकते हैं और कुछ सब्सटीट्यूशन भी हो सकते हैं। तो यही चेंजेस होते हैं किसमें, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। चलिए, समटाइम्स आईटी एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज आल्सो अमेंडेड थ्रू द लेजिस्लेशन के थ्रू भी अमेंडेड किया जा सकता है, या फिर भैया टैक्सेशन लॉ, जैसे कि हमने कहा कि कई बार जो आईटी एक्ट है यहाँ पे तो आपने समझ लिया, एनुअल फाइनेंस एक्ट जो पास किसके द्वारा होता है, पार्लियामेंट के द्वारा। आईटी एक्ट 1961 अमेंड किया जा सकता है किसके द्वारा, लेजिस्लेशन के द्वारा। जैसे अगर कोई टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट आ गया तो इसके द्वारा इनकम टैक्स 1961 में अमेंडमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं आपके साथ भैया वो है भैया द फाइनेंस एक्ट। किस में हम बात करेंगे, द फाइनेंस एक्ट में। हर एक साल फाइनेंस एक्ट आता है, ध्यान से समझना, फाइनेंस एक्ट हर एक साल आता है। ठीक है, तो कोई भी, और इसको लेके कौन आता है, इसको लेके आता है भैया फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो भी फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे ये इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, किसको, फाइनेंस बिल को। समझ में आ गया, कहां पर, पार्लियामेंट के बजट सेशन पर। ध्यान से समझना, हर एक साल आएगा, कौन लेकर आएंगे, मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे कहाँ के भैया, गवर्नमेंट के, वो इसको इंट्रोड्यूस करते हैं किसको भैया, फाइनेंस बिल को। और कहाँ पर करते हैं, पार्लियामेंट के बजट सेशन पर। ठीक है, और उसके बाद देखो जो हमारे पास जो फाइनेंस बिल है जो वो लोकसभा और राज्यसभा मतलब बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट से जो वो पास हो जाएगा और प्रेसिडेंट के उसमें असेंट मिल जाएगी, तो उसके बाद वो क्या बन जाएगा, फाइनेंस एक्ट बन जाएगा। ठीक है, फाइनेंस एक्ट समझ में आ रहा है, हर एक साल लेकर आते हैं, कौन लेकर आता है भैया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट लेकर आते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं क्या भैया, फाइनेंस बिल। कहाँ पर करते हैं, पार्लियामेंट के बजट सेशन पर। और जैसे ही वो बिल को करेंगे उसको भैया फिर लोकसभा और राज्यसभा से पास होना पड़ेगा, और जब जैसे उसमें प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है, असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, वो क्या बन जाता है, आपके पास फाइनेंस एक्ट बन जाता है। अच्छा, आगे हम देखते हैं, अमेंडमेंट्स आर मेड एवरी ईयर टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड अदर टैक्स लॉज बाय द फाइनेंस एक्ट। हर एक साल आपको अमेंडमेंट्स देखने को मिलने वाले हैं, हर एक साल आपको अमेंडमेंट्स देखने को मिलने वाले हैं। किसमें भैया, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में और भी दूसरे टैक्स लॉज में। और कैसे मिलेंगे, जब भैया फाइनेंस एक्ट पास होगा तो जब फाइनेंस एक्ट में जितनी बातें लिखी हुई रहेगी उसके तहत अमेंडमेंट हो सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 में और दूसरे अदर लॉज पे। ठीक है, अच्छा, आगे हम बात करते हैं कि अब मैं बात कर रहा हूँ हमारे यहाँ पे मैं फर्स्ट शेड्यूल के बारे में बात कर रहा हूँ। किसके फर्स्ट शेड्यूल के, मैं फाइनेंस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल के बारे में बात कर रहा हूँ। फाइनेंस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर कितने पार्ट है, 4 पार्ट है। ध्यान से समझना कि जो फाइनेंस एक्ट का जो फर्स्ट शेड्यूल है, ध्यान से समझो कि जो फाइनेंस एक्ट का जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें कितने पार्ट है, उसमें 4 पार्ट है। कितने पार्ट है, 4 पार्ट है। कितने पार्ट है, 4 पार्ट है। किसमें, फर्स्ट शेड्यूल में। फाइनेंस एक्ट का जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें कितने पार्ट है, 4 पार्ट है, विच स्पेसिफाई द रेट्स ऑफ टैक्स। इन पार्ट्स में आपको क्या दिखने वाले हैं, इनमें आपको रेट्स ऑफ टैक्स दिखने वाले हैं। कितने पार्ट है भैया, 4 पार्ट, 1 2 3 और 4। ठीक है, पहले वाले पार्ट में क्या बात करेंगे, द रेट्स ऑफ टैक्स एप्लीकेबल फॉर द करंट असेसमेंट ईयर में कौन से रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होंगे वो उसमें लिखा हुआ है। करंट असेसमेंट ईयर में कौन से रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होंगे वो उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, किसमें भैया, पार्ट फर्स्ट में। पार्ट सेकंड में क्या है, तो पार्ट सेकंड में टैक्सेस डिडक्टेबल एट सोर्स, किसके बारे में बात हो रही है, टीडीएस के बारे में बात हो रही है फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। ध्यान से समझना, पहले वाले पार्ट में क्या बात थी, द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल फॉर द करंट असेसमेंट ईयर में कौन से रेट ऑफ टैक्सेस एप्लीकेबल होंगे। पार्ट सेकंड में टीडीएस के बारे में बात है, करंट फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास टीडीएस के कौन से रेट्स ऑफ टैक्स रहेंगे वो उसमें दिया हुआ है। पार्ट थर्ड में मैं जब यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे लिखा हुआ कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स फॉर द डिडक्टिंग टैक्स फ्रॉम द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज एंड द कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 वी आर द असेसी एक्सरसाइज द ऑप्शन दिया हुआ है इसको टू शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 115 BAC 1A 115 BAC 1A। ये किस में बात करी गई है भैया, पार्ट थर्ड पर। पार्ट थर्ड को आप ध्यान रखना, किससे, सैलरीज के हाइट से आप ध्यान में रखना कि आपको क्या करना है। पार्ट थर्ड में क्या चीज़ है कि कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स फ्रॉम डिडक्टिंग टैक्स फ्रॉम द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज एंड कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 वी आर द असेसी एक्सरसाइज द option to shift out of the default tax regime provided under section 115 BAC 1A। ठीक है, और पार्ट फोर्थ में क्या है, रूल्स हैं। पार्ट फोर्थ में क्या है भैया, रूल्स है। क्या है, रूल्स है काई के लिए, फॉर कंप्यूटिंग नेट एग्रीकल्चर को कंप्यूट करने के जो रूल्स है वो किस में है भैया, पार्ट फोर्थ में। किसके, पार्ट फोर्थ में,
फाइनेंस एक्ट के पार्ट फाइनेंस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 में है क्या भैया, रूल्स, ठीक है, फॉर कंप्यूटिंग नेट एग्रीकल्चर इनकम। आगे हम बात करते हैं इनकम टैक्स रूल 1962 को। इनकम टैक्स रूल्स 1962 को, ये रूल्स कौन बनाता है भैया, सीबीडीटी पर बनाता है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, सीबीडीटी के द्वारा ये बनाए जाते हैं इनकम टैक्स रूल 1962 से, आप इसको ध्यान में रखना। और रूल्स में भी भैया सब रूल्स, प्रोविजोस, एक्सप्लेनेशन होते हैं, इनके बारे में मैं आपसे पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। आगे हम देखते हैं इनकम टैक्स एक्ट और आपको इनकम टैक्स रूल 1962 दोनों ही साथ में पढ़ने हैं भैया। इनकम टैक्स एक्ट 1962 खाली पढ़ने से काम नहीं चलेगा, साथ में इनकम टैक्स रूल 1962 भी आपको पढ़ने हैं। समझ में आ गया या नहीं आ गया? इनकम टैक्स एक्ट 1961 जब आप देख रहे हो तो दिमाग में क्या आना चाहिए भैया, पार्लियामेंट। और जब रूल्स के बारे में बात करो तो जो भी भैया हमारे पास जो गवर्नमेंट है वो इन रूल्स को बनवाती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट आपके पास है भैया सर्कुलर और नोटिफिकेशन। सर्कुलर और नोटिफिकेशन, इसको आप यहाँ पे ध्यान में रखना। जो सर्कुलर है वो इशूड किसके द्वारा करे जाते हैं, सीबीडीटी के द्वारा करे जाते हैं, टाइम टू टाइम पर, ठीक है। क्यों कर रहे हैं सर्कुलर इशू, टू डील विद द सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एंड टू क्लेरिफाई डाउट रिगार्डिंग द स्कोप एंड मीनिंग ऑफ द सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अगर किसी एक्ट के हम किसी भैया प्रोविजंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी प्रोविजंस के हम अगर वहाँ पे बात कर रहे हैं सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के बारे में, या फिर हमको क्लेरिफाई करने के बारे में बात करें, कोई भी डाउट आ सकता है, स्कोप एंड मीनिंग ऑफ द सर्टेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट। आराम से इस चीज़ को देखो सर्कुलर को सबसे पहले कोई पूछ ले कौन इशू करता है, तो हम बोलेंगे भैया सीबीडीटी टाइम टू टाइम पर करेगी, टू डील विद द सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एंड टू क्लेरिफाई डाउट रिगार्डिंग द स्कोप एंड द मीनिंग ऑफ द सर्टेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट। और यहाँ पर है फॉर द गाइडेंस ऑफ द ऑफिसर्स एंड और असेसी की गाइडेंस के लिए भी सर्कुलर इशू किया जा सकता है। ऑफिसर्स और असेसी की गाइडेंस के लिए भी क्या इशू करते हैं, सर्कुलर इशू करते हैं। आगे हमारे पास है भैया क्या, नोटिफिकेशन, ये लास्ट है। नोटिफिकेशंस कौन इशू करता है भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशंस इशू किए जाते हैं। ध्यान से समझना, कोई पूछ लो भैया सर्कुलर कौन इशू करता है, तो भैया सीबीडीटी इशू करते हैं। लेकिन अगर मैं नोटिफिकेशंस के बारे में बात करूँ तो नोटिफिकेशंस किसके द्वारा इशू करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन इशू करे जाते हैं। क्या लिखा हुआ था, सीबीडीटी इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू मेक एंड अमेंड रूल्स। सीबीडीटी को भी एम्पावर्ड है किस चीज़ के लिए, कि भैया वो मेक कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो रूल्स फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट। इशू ऑफ नोटिफिकेशन विच आर बाइंडिंग, दोनों पे बाइंडिंग रहेंगे, किसमें भैया, डिपार्टमेंट पर भी रहेंगे और असेसी पर भी बाइंडिंग रहेंगे। मतलब सीबीडीटी पर भी एम्पावर्ड है, सीबीडीटी भी एम्पावर्ड है कि भैया वो बना सकती है मेक और अमेंड रूल्स फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट, ठीक है। एक्ट के पर्पस के लिए कुछ रूल्स बनाए जा सकते हैं, या फिर उन्हें अमेंड किया जा सकता है और नोटिफिकेशन इशू की जा सकती है। और ये वाली जो नोटिफिकेशन है वो दोनों पे बाइंडिंग है, चाहे वो डिपार्टमेंट हो चाहे वो असेसी हो, दोनों के ऊपर ये बाइंडिंग रहेगी। लास्ट है हमारे पास लीगल डिसीजंस ऑफ कोर्ट। और ये चीज़ याद रखो कि ये आपके सीए इंटर का पार्ट नहीं है, ये आप कहाँ पे पढ़ने वाले हो, केस लॉस आर डेल्ट विद द फाइनल लेवल। फिलहाल आप लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट समझ रहे हो, तो भैया जुडिशरी को ध्यान में रखना कि जुडिशरी के द्वारा भी टाइम टू टाइम पर काम किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे केस लॉस हम ये डील करेंगे कि इसमें भैया फाइनल लेवल पर। अगर इतनी बात समझ में आई है तो थैंक यू।